गुड नाइट का टाइम हो गया है, बट गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो दिस लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपके सारे कंफ्यूजन दूर होंगे। आपकी डिसीजन मेकिंग इस लेक्चर पर डिपेंड होगी इफ यू आर न्यू इनटू दिस। ठीक है। बहुत ही श्योरिटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, बहुत ही श्योरिटी के साथ आपको भी अभी विद इन आई थिंक 40-45 मिनट्स आपको चीजें समझ आ जाएंगी। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट इट। ओके। कल आपको हायरार्की ऑफ एविडेंस थोड़ा समझ आया होगा। आज मैं आपको थोड़ा और समझाऊंगा। थोड़ा नहीं, मैं आज आपको जितनी आपको नीड है उतना ही समझाऊंगा। एंड डेफिनेटली ये उतना ही है जो शायद आपको प्रैक्टिकली काम दे, बट व्हेन इट कम्स टू इन डेप्थ डिस्कशन, सो यू नीड टू ज्वाइन माय पेड लेक्चर्स एज वेल, राइट? तो डेफिनेटली वो फ्यूचर में आएगा, आई विल इन्फॉर्म यू दैट। तो अभी क्या है अपना हायरार्की ऑफ एविडेंस। आप देख सकते हैं वीकेस्ट में क्या आता है, केस रिपोर्ट्स हो गए। मैं इन सब के बारे में बताऊंगा आज। केस रिपोर्ट क्या होते हैं, एनिमल ट्रायल्स क्या होते हैं, इन विट्रो स्टडीज क्या होते हैं, ये जो ऑब्जर्वेशनल स्टडीज है ये क्या होते हैं, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल क्या है, और मेटा एनालिसिस सिस्टमैटिक रिव्यू क्या है। ठीक है, ये सब हम बात करें। बट आप इधर देख सकते हैं व्हेन इट कम्स टू द स्ट्रॉन्गेस्ट, राइट, द स्ट्रॉन्गेस्ट वन, तो मैं बोलूंगा दिस वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। उसके नीचे आपका रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, आपने मेरे ही मुंह से काफी बार सुना होगा, दिस स्टडी इज अ रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, राइट? तो अभी पहले हम आते हैं केस रिपोर्ट पे। भाई देखो, केस रिपोर्ट क्या है? इट यूजुअली डिपेंड्स ऑन वन पर्सन। ठीक है, आप बहुत सारी स्टडीज देखेंगे जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस भी करूंगा। सो मे बी द केस इज एक्चुअली अनयूजुअल, राइट? हो सकता है सनस्क्रीन की वजह से किसी को रैशेज आने लगे। मैं भी सनस्क्रीन यूज करता हूँ कभी कभी, अगर मुझे याद रहे तो, राइट? बहुत सारे लोग मॉइस्चराइजर लगाते हैं, हो सकता है मॉइस्चराइजर लगाने से उनके होठ पूरे फट जाए, तो इट्स एन अनयूजुअल केस। तो उसके बारे में जो हमारे ऑथर हैं, जो उस पेपर को लिख रहे हैं, वो लिखते हैं कैसे ट्रीट करा गया उसे, वो भी लिखते हैं। सो दैट फर्दर जो डॉक्टर्स है, राइट, अगर उन्हें कभी ऐसा अनयूजुअल चीज मिले तो वो उस केस रिपोर्ट रिपोर्ट को पढ़े और अपना एक एनालिसिस के थ्रू वो उस पर्टिकुलर पेशेंट को ट्रीट करे। ऐसा बहुत ही अनयूजुअल और रेयर चीजें होती है, तो उस पे केस रिपोर्ट बनते हैं। एंड या इट इट यूजुअली इट्स अ डिटेल्ड डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, फॉलो अप ऑफ एन इंडिविजुअल पेशेंट, राइट? उस पेशेंट का क्या डायग्नोसिस था, क्या ट्रीटमेंट था, क्या फॉलो अप था, वो सब करके वो बताएंगे, है ना? और वो और भी चीजें हो सकती है, एज लिखा हुआ होता है, जेंडर लिखा हुआ होता है, बहुत सारी। बट इट यूजुअली कम्स एट एक, ऐसा मान लो, टॉपिक होता है, फिर उसके नीचे सब टॉपिक होता है, राइट? सो जो ऊपर है इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। उसके अंदर आता है केस रिपोर्ट हो गया, और भी तरीके की चीजें जो मैं आपसे डिस्कस करूँ। सो केस रिपोर्ट आपको समझ आ गया किस लिए यूज करा जाता है, एंड ये किन चीजों पे डिपेंड रहता है, क्या इसका कोई प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है? मैं बोलूंगा डेफिनेटली है, राइट? आप ये जो पिरामिड देख रहे हैं, इस हर स्टडी का अपना एक इंपॉर्टेंस है। बट when it comes to you as a coach, you as a medical profession, right, प्रोफेशनल, तो आप यहाँ देखेंगे कि ये ये और समटाइम्स ऑब्जर्वेशन स्टडी आर मोर रेलेवेंट टू यू। ठीक है, दे आर मोर रेलेवेंट टू यू। अगर आप बुक्स देखेंगे तो बुक्स यूजुअली ये जो टॉप का पिरामिड है इन पे डिपेंड रहता है। ठीक है, आप डॉक्टरी कर रहे हैं, डिपेंड्स अपॉन दैट। आप न्यूट्रिशन साइंस पढ़ रहे हैं, इट डिपेंड्स अपॉन दैट। अब ये जो सोशल मीडिया के उस्ताद जी होते हैं, ये यूजुअली इधर तक ही रहते हैं, इधर तक। और कभी कभी इधर भी आ जाते हैं रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल पे, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, अच्छे से आज करेंगे। ओके। सो आपने केस रिपोर्ट के बारे में जान लिया। अब केस रिपोर्ट के बेसिस पे क्या आप रिकमेंडेशन दोगे? जैसे कि मैंने बताया, आप नहीं दे सकते। हमारे पास एक केस रिपोर्ट है जो ये बोलता है कि आप अगर वे प्रोटीन खाओगे तो आपको लिवर इंजरी हो सकती। आप सोए
सोए प्रोडक्ट्स खाओगे तो आपको गायनोकोmastia हो सकता है। ठीक है। सो दे आर यूजुअली नॉट, मैं बोलूंगा इसे आप रिकमेंड नहीं कर सकते जस्ट बेस्ड ऑन दिस, राइट। दैट्स द रीजन कि ये वीकेस्ट, हायरार्की ऑफ एविडेंस में वीकेस्ट लेवल पर आता है, मतलब सबसे नीचे वाले लेवल पे आता है। दैट्स द रीजन कि इसको इवन आई डोंट थिंक सो कि इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाना चाहिए, राइट। अगर आप सपोज एक वीडियो बना रहे हैं सोए नहीं खाना चाहिए या वे प्रोटीन नहीं खाना चाहिए, और आप अगर एविडेंस के नाम पे ये केस रिपोर्ट दिखा रहे हैं, सो इट्स टोटली नॉर्मल। अगर आपको अब चीजें समझ में आ गई है कि दिस इज नॉट द रियल प्रैक्टिकल एविडेंस, राइट, दिस इज नॉट इवन अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस, तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग देते हैं, वे के ऊपर भी देते हैं, सोए के ऊपर भी देते हैं। अब आते हैं एनिमल स्टडीज पे। ठीक है। सो एनिमल स्टडीज भी बहुत अच्छी होती है। लाइक मुझे कोई ड्रग टेस्ट करना है ना, या कोई मुझे नई एक जड़ी बूटी मिल गई, मैं सबसे पहले ऐसा थोड़ी ह्यूमन पे ट्रायल कर दूंगा। ऑफ कोर्स मैं ह्यूमन पर ट्रायल नहीं करूंगा। सबसे पहले जो नीचे लेवल है हमारे, जिसको आप इन विट्रो स्टडीज और एनिमल स्टडीज बोलते हैं, अभी हम एनिमल स्टडीज की बात करते हैं। सो एनिमल स्टडी क्या है? बेसिकली वो स्टडी जो एक एनिमल पर हुई हो, किसी एक पर्टिकुलर एनिमल को, जैसे कि माइस हो गया, है ना, पिग्स हो गए आपके, और भी डिफरेंट एनिमल्स होते हैं। तो उनको आप कोई स्पेसिफिक चीज देते हो, फिर उस डेटा को कलेक्ट करा जाता है कि एक्चुअली में हुआ क्या। सपोज मुझे माइस के बारे में जानना है, तो मैं उस उनका टेस्टोस्टेरोन चेक करूंगा। कब चेक करूंगा? बेसलाइन लेवल, मतलब अभी उसे वो XYZ प्रोडक्ट नहीं दिया है मैंने, ठीक है। उसके बाद मैं प्रोडक्ट दूंगा, फिर उसके बाद मैं चेक करूंगा कि उस प्रोडक्ट को खाने के बाद उसका टेस्टोस्टेरोन कहाँ गया। सो अगेन इट्स अ वेरी प्रीलिमिनरी डेटा, राइट। जैसा कि मैं आपको कल समझाना चाह रहा था, हाइपोथेसिस। सो दे आर मोर लाइक हाइपोथेसिस जनरेटिंग, दे आर प्रीलिमिनरी डेटा, है ना। अभी जैसे इधर हम आए, आपको केस रिपोर्ट दिखा कि भाई वे प्रोटीन से तो लिवर में दिक्कत हो सकती है ना। पहले के टाइम पे ऐसा कुछ, ऐसे 2008 के करीब आप देख सकते हो, ये दोनों स्टडी 2008 की है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो 2008 में ऐसा केस रिपोर्ट मिला कि भाई अच्छा, वे प्रोटीन से ऐसा भी हो सकता है। सो इट्स अ क्वेश्चन, मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, आइडियाज आया, अब मुझे इसके फर्दर टेस्टिंग पर ले जानी है। मैंने क्या करा, और अम, चलो ठीक है, एनिमल ट्रायल्स भी करे। हो सकता है मुझे इधर भी एक पॉजिटिविटी शो हुई हो, जो मेरा हाइपोथेसिस है। मेरा हाइपोथेसिस है कि वे प्रोटीन से लिवर डैमेज होता है। सो मैंने स्टडी करी और मुझे एक पॉजिटिविटी शो मिली, बट अगेन यू कांट एक्चुअली ट्रांसफर द रिजल्ट्स फ्रॉम एनिमल स्टडी डायरेक्टली टू ह्यूमन स्टडीज। मतलब एनिमल स्टडी के जो कंक्लूजन है वो डायरेक्टली आप एक ह्यूमन स्टडी पर, एक ह्यूमन सब्जेक्ट पर नहीं अप्लाई करोगे, साफ बात है। बिकॉज इट्स सिंपल, humans are not rats or pigs, humans are humans, so what you need to do is test on humans, simple, है ना। आप humans पर टेस्ट करोगे टू नो द ट्रू इफेक्ट। बिकॉज बहुत सारे आप स्टडीज में देखोगे, एनिमल स्टडीज में, कि आई थिंक उन्हें बहुत ज्यादा डोज पे दिया जाता है। अगर आप उसे कंपेयर करोगे ह्यूमन से, तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्टडी पढ़ रहा था, बहुत पहले की बात है, कि फ्रक्टोज से एक एक एनिमल स्टडी थी जिसमें कि फ्रक्टोज दिया गया, एंड आई थिंक फैट मास चेक करा था, आई एम नॉट श्योर। लेट सपोज कि फैट फैट मेजर चेक करा गया, तो फैट गेन करा उसने, बट एक्चुअली अगर आप वो डोजेस देखोगे, सो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इट्स अराउंड, उस फ्रक्टोज का अगर आप ह्यूमन पर रेप्लिकेट करोगे, वो जो डोजेज है, राइट, सो इट विल बी अराउंड 3000 कैलोरीज टू अ ह्यूमन। मतलब उस रैट को इतने डोजेज पर दिया गया कि एक इंसान के लिए वो अराउंड 3000 कैलोरी है फ्रॉम जस्ट फ्रक्टोज। आपने एक क्लेम सुना होगा कि फ्रक्टोज, जो कि एक्चुअली में फ्रूट्स में पाया जाता है कुछ हद तक, तो उससे एक्स्ट्रा फैट गेन हो जाएगा, ऐसा लोग बोलते हैं। ठीक है। सो अगेन यू कांट से एग्जैक्टली बेस्ड अपॉन एनिमल स्टडीज, आपको बहुत सारी चीजें इधर भी देखनी पड़ेगी कि किस डोजेज पर दिया गया है। एंड इवन आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा, इवन होता भी ऐसा कि एनिमल स्टडीज भी डिफरेंट डोजेज पर टेस्ट करी जाती है, एंड कम डोजेज पर उतना जो रिजल्ट है वो नहीं मिलता। बट अगेन जब ज्यादा डोजेज पर आप चेक करते हैं,
तो डेफिनेटली एडवर्स इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, विच इज ट्रू दैट डोजेज मेक्स द पॉइजन, राइट। पानी भी ज्यादा मिलोगे तो आई थिंक हाइपोन्यूट्रिनिया, आई एम नॉट श्योर दैट वर्ड। तो उधर क्या होता है आपकी, आप जब ज्यादा पानी पीते हो तो उसकी वजह से बहुत सारी एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, राइट। एनिमल स्टडीज की हमने बात कर ली, अब एनिमल स्टडीज भी हमारे पास है, जो ये बोलती है कि वे प्रोटीन से आपको दिक्कतें हो जाएंगी। ठीक है, हमारे पास है एनिमल स्टडीज। सो अगेन यू कांट एग्जैक्टली ट्रांसफर द रिजल्ट्स फ्रॉम एनिमल ट्रायल टू ह्यूमंस, करेक्ट है। आई थिंक ये भी आपको क्लियर है। दैट्स द रीजन दे आर अगेन प्रीलिमिनरी डेटा हाइपोथेसिस जनरेटिंग। इन विट्रो स्टडीज दे आर बेसिकली टेस्ट ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स, इनको आप टेस्ट ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स भी बोलते हो, है ना। तो आप क्या कह सकते हो इसमें, मैं एकदम देसी लैंग्वेज में समझाऊं तो आपकी बॉडी का कोई सेल ले लिया, ठीक है, या आपके नहीं तो किसी एनिमल का, और फिर उसको डिफरेंट लैब टूल्स जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल लैब वेयर जैसे आप बोलते हो, टेस्ट ट्यूब हो गया, पेट्री डिश हो गया, तो इसमें आप रख के और फिर आप फर्दर जो है अपनी टेस्टिंग करते हो, स्टडी करते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इन विट्रो स्टडी। अगेन दिस इज प्रीलिमिनरी डेटा हाइपोथेसिस जनरेटिंग। यू कैंट कंक्लूड समथिंग, दैट्स द रीजन मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करता एज अ कोच, इफ यू रियली वांट टू रिलाय ऑन स्टडीज, और आपको उतनी नॉलेज भी नहीं है, सो इन स्टडीज पे मत घुसो, ठीक है। एनिमल स्टडीज पे मत जाओ, केस रिपोर्ट्स पे मत जाओ, इन विट्रो स्टडीज पे मत जाओ। अब हमारे पास इन विट्रो स्टडीज भी है जो ये बोलती है कि वे प्रोटीन मे कॉज लिवर डैमेज, ठीक है। आप इस स्टडी को और डिटेल में पढ़ सकते हैं, जो भी फर्दर मैकेनिज्म है वो स्टडी में लिखी हुई। सो ऑब्जर्वेशनल स्टडीज की हम बात करते हैं। तो ऑब्जर्वेशनल स्टडीज मैं बोलूंगा दे आर लेस एक्सपेंसिव, दे आर गुड। मैं सिर्फ गुड बोल रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग बेटर, राइट, बिकॉज ऑब्जर्वेशन स्टडीज के बहुत सारे लिमिटेशन भी होते हैं। ऑब्जर्वेशन स्टडीज के तीन फर्दर पार्ट होते हैं, कोहोर्ट स्टडीज, केस कंट्रोल स्टडीज, क्रॉस सेक्शन स्टडीज, राइट। दे डू हैव, मैं बोलूंगा कि आपने अभी रिसेंटली डब्ल्यू एच ओ का स्टेटमेंट सुना होगा कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स मत खाओ क्योंकि उससे कार्डियोवेस्कुलर रिस्क बढ़ता है, उससे आप ओबीज हो जाओगे, ठीक है। सो इट वॉज टोटली बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन स्टडीज, तो ये गलती हो गई, बिकॉज ऑब्जर्वेशन स्टडीज में लिमिटेशंस होती है, बहुत सारी होती है। सो ऑब्जर्वेशन स्टडी अगर ठीक से करा जाए, आई विल से इट्स अ गुड स्टडी, राइट। बट अगर आप चीजों को उधर अच्छे से नहीं करोगे तो वो बिल्कुल ही खराब हो जाएगा। एंड मोस्ट ऑफ द फियर मॉन्गरिंग जो वीडियोस होती है, राइट, कि इस स्टडी में पाया गया, अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि एक स्टडी में बोला गया कि इंटरमीडिएट फास्टिंग जो है वो बेकार, मतलब अच्छी नहीं होती फॉर योर हार्ट हेल्थ, राइट। तो वो भी एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी स्टडी थी। सो ऑब्जर्वेशनल स्टडी डज नॉट एग्जैक्टली टेल यू द कॉजेशन। इसको मैं थोड़ा और अच्छे से समझाना चाहूंगा कि सपोज आपको पता करना है, ठीक है, आपको पता करना है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर से आपका ओबेसिटी बढ़ जाता है। दिस इज माई हाइपोथेसिस, मुझे इसको टेस्टिंग करनी है ना। तो मैं क्या करूंगा, ऑब्जर्वेशन ट्रायल करूंगा। मैं ग्रुप ऑफ पीपल को बुलाऊंगा, नॉट एग्जैक्टली बुलाऊंगा बट हो सकता है कि मैं उन्हें इवन क्वेश्चनियर सेंड कर दूं, एक सर्वे फॉर्म होता है, मैं उनसे वो भरवा भरवा दूं, राइट। या हो सकता है कि मैं एज एज अ बेस लाइन उनका एक ब्लड टेस्ट ले लूं, और फिर आफ्टर सेवरल ईयर्स, ऑब्जर्वेशनल ट्रायल का एक बहुत ही पॉजिटिव चीज ये भी होता है कि आप इसे सालों साल चला सकते हो, बिकॉज इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, राइट। तो आपने फर्दर करा, आपने क्या पाया कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चनियर, हाँ भाई, आर्टिफिशियल स्वीटनर जिन लोगों ने लिया उनका वेट तो बढ़ गया, सो इट इज लिंक्ड विद ओबेसिटी। और आप बहुत सारी स्टडीज देखोगे, लिखा हुआ मिलेगा, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आर कोरिलेटेड विद ओबेसिटी और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आर एसोसिएटेड विद ओबेसिटी।
सो इधर बहुत सारी लिमिटेशन होती है, कुछ लिमिटेशन की मैं बात करना चाहूंगा। कन्फाउंडर्स एंड रिवर्स कैजुअलिटी, मतलब आर्टिफिशियल स्वीटनर्स से ओबेसिटी नहीं हुआ। एक्चुअली में रियलिटी में क्या हुआ कि जो लोग मोटे थे वो ऐसे सॉफ्ट ड्रिंक्स या जो भी चीजें लेते थे जिसमें कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी होते थे। रिवर्स कैजुअलिटी, राइट। मतलब ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है, ये ओबेसिटी है। सो आर्टिफिशियल स्वीटनर से ओबेसिटी होता है। एक्चुअली में क्या हो रहा था, ओबेस जो ओबीज लोग थे वो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स लेते थे। तो नाम बदनाम किसका हो गया, आर्टिफिशियल स्वीटनर का हो गया। देन उसके बाद कंफाउंडर्स। हो सकता है जो आर्टिफिशियल, मेरी हाइपोथेसिस, सॉरी। तो हाँ, हाइपोथेसिस क्या था कि आर्टिफिशियल स्वीटनर से आपका क्या हो जाएगा, ओबेसिटी हो जाएगा। जबकि एक्चुअली में क्या हुआ, आर्टिफिशियल स्वीटनर से नहीं हुआ। आपने एक्सेस में फूड खाया, करेक्ट। आपने, आपकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल थी एक, आप इमोबिलाइज थे, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे, उस वजह से आपका ओबेसिटी हो गया। सो ये कुछ लिमिटेशंस होते हैं। और इसको डेफिनेटली ऑब्जर्वेशन स्टडीज में इसको डेफिनेटली कंट्रोल करा जाता है, करा जा सकता है। मैथमेटिकल एडजस्टमेंट्स होते हैं कुछ, आपको अगेन पेड कोर्स में समझाया जाएगा वो, इफ इफ पॉसिबल, राइट। अदरवाइज आपको उतनी डेप्थ में घुसना नहीं है। सो अगेन, most of the time observational trials are hypothesis generating, not actually, it not actually gives you a confirmation, right, कि अच्छा इससे यही होता है। सो आपको वर्ड्स पर भी ध्यान देना है। आप स्टडीज में अगर ऐसा लिखा हुआ देखते हो, इट इज एसोसिएटेड विद, इट इज कोरिलेटेड विद, सो मोस्ट प्रोबेबली वो एक ऑब्जर्वेशन स्टडी। एंड अगेन, आपको ऐसे नहीं बोलना है कि ये ऑब्जर्वेशन स्टडी है तो बेकार है, नहीं। आई टोल्ड यू, ऑब्जर्वेशन स्टडी अगर अच्छे से करी जाए, इट इज वेरी गुड। सो मैं इधर आपको डाइसेक्शन नहीं सिखा रहा हूं अभी, बट मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। अब तक आपने ऑब्जर्वेशन स्टडी पढ़ ली, आपने इन विट्रो स्टडीज पढ़ ली, आपने एनिमल स्टडीज पढ़ ली, आपने केस रिपोर्ट पढ़ लिया, है ना। आपने देखा होगा ये जो इतनी चीजें मैंने बताई ना, हमारे पास इन सब के, अभी तक ऑब्जर्वेशन स्टडी का मैंने आपको नहीं दिखाया, बट उससे पहले के जितने भी चीजें मैंने आपको बताया, वो ये बोलती है कि वे प्रोटीन अच्छा नहीं है। समझ रहे हो आप, स्टडी है। सो अगेन इट्स अ प्रीलिमिनरी डेटा, but we can't conclude anything. We can't give practical application or recommendation based on this. And this is what happening with soy also. That's the reason मैं सोय सोय करता रहता हूँ। अब मुझे लग रहा है मुझे वे प्रोटीन करना पड़ेगा, राइट। तो ये चीज है। तो ऑब्जर्वेशन स्टडी में एक बहुत ही अच्छी लाइन बोली जाती है, विच इज एग्जैक्टली नॉट ट्रू, बट ठीक है चलो। कोरिलेशन डज नॉट इम्प्लाई कॉजेशन। दे कोरिलेट थिंग्स, दैट डजेंट मीन कि वो एक कॉजेशन है, राइट। मैं एक बार आपके लिए पढ़ देता हूँ। It describes the inability to determine a cause and effect relationship based solely on correlation. To think otherwise, that correlation does imply causation is a logical fallacy. In other words, just because two things happen at same time or under same circumstances, that doesn't mean that they are related or that one caused other. I think this is clear to you. नाउ लेट्स कम टू रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स। अब मैं इधर आपको एक बहुत ही बेसिक बेसिक सा ओवरव्यू दूंगा बस। इधर रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के भी आप कह सकते हो डिफरेंट तरह के रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होते हैं। डबल ब्लाइंडेड, सिंगल ब्लाइंडेड, क्रॉस ओवर, ठीक है। सो हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं बस आपको ऊपर ऊपर से ही बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू टेस्ट अ सप्लीमेंट विच इज एक्स। एक्स सप्लीमेंट मैंने लॉन्च करा है। मैं क्या करूंगा, इसको स्टोरी की तरह समझना। मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालूंगा, आई एम परफॉर्मिंग अ स्टडी, लेट्स, इफ यू वांट टू एनरोल यू कैन एनरोल, ओके, इफ यू वांट टू टेक पार्ट यू कैन टेक पार्ट। फिर उसके बाद मैं क्या करूँ, उधर बुलाऊंगा। उसके बाद मैं उनका डाटा लूंगा, भाई एज क्या है, ब्लड टेस्ट वगैरह चेक करूंगा, उनसे क्वेश्चंस पूछूंगा कि आपको डायबिटीज तो नहीं है, आपको कुछ नहीं है। बिकॉज हो सकता है मैं एक स्टडी कर रहा हूँ, अगेन सप्लीमेंट एक्स के बारे में पता कर रहा हूँ। सपोज वो सप्लीमेंट
एक्सपेरिमेंट टेस्ट करना चाहता हूँ, मैं टेस्ट करना चाहता हूँ हेल्दी इंडिविजुअल्स पे, राइट। एज अ कोच मैं क्या करूंगा, मोस्ट ऑफ द टाइम हेल्दी हेल्दी इंडिविजुअल से ही मीट करूंगा, राइट। और नॉट एग्जैक्टली हेल्दी, बट अगेन हो सकता है कुछ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो, बट उस चीज की वजह से मेरी स्टडी में एरर आ सकता है, राइट। सो दैट्स द रीजन कि मैं इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया बनाऊं। सो जिन लोगों को डायबिटीज है, ये है वो है, 10 तरीके की चीजें, मैं उन्हें हटा दूंगा। या हो सकता है, सपोज आई एम जस्ट गिविंग यू अनदर एग्जांपल, मैं टेस्ट करना चाहता हूँ कि वे प्रोटीन से मसल मास गेन होता है। सो मैं टेस्ट करूंगा हेल्दी इंडिविजुअल पे। मैं उन पे टेस्ट नहीं करूंगा जो ऑलरेडी किडनी फेलियर से गुजर रहे हैं, राइट, जिनके ऑलरेडी किडनी फेल हो चुका है। तो उस पे तो एडवर्स इफेक्ट आएगा ही। दैट्स द रीजन मैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया बनाता हूँ। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उन लोगों का ब्लड टेस्ट वगैरह लूंगा। अगेन सप्लीमेंट एक्स है, राइट। मैं क्या चाहता हूँ, मेरा हाइपोथेसिस क्या है कि दिस सप्लीमेंट एक्स increases testosterone. This is my hypothesis, right? So मैं क्या टेस्ट करूंगा, ऑफ कोर्स टेस्टोस्टेरोन चाहिए होगा मुझे। तो मैं आपको बुलाऊंगा, आपका टेस्टोस्टेरोन चेक करूंगा। फिर मैं आप सबको, एक इंसान तो आएगा नहीं, राइट, बिकॉज सैंपल साइज भी बहुत मैटर करता है। सो आप में से बहुत लोग दिल्ली से आए होंगे, कुछ आप में से प्यारे लोग हैं जिनसे मेरी बात होती है वो हैदराबाद के, तो उधर से भी क्या पता आ जाए। तो आप सब आओगे, मैं आपको, आपका जो डेटा है वो मैं ले लूंगा, फिर आपको मैं एक सॉफ्टवेयर में डाल दूंगा, आपका जो डेटा है उसको डाल दूंगा, राइट। और फिर मैं उसको बोलूंगा भाई रैंडमली एलोकेट कर दो 2 ग्रुप में। मेरे पास 10 लोग आ गए, तो पांच पांच लोग चले गए ग्रुप ए में, 5 लोग चले गए ग्रुप बी में। ना मुझे पता है ना आपको कि आपको एक्चुअली में क्या मिलेगा। अब मैं इधर थोड़ा समझाता हूँ। मैंने आपका डेटा कंप्यूटर में डाल दिया, आप 10 लोग हो, 5 इधर चले गए, 5 इधर चले गए। 5 लोगों को मैंने क्या दिया, सप्लीमेंट एक्स दिया, और 5 लोगों को मैंने प्लेसिबो दिया। अब मुझे खुद नहीं पता ना आपको पता है कि सप्लीमेंट एक्स किसके पास है और प्लेसिबो किसके पास है, क्योंकि दोनों एक्चुअली में सेम तरीके के पैकिंग में, सेम तरीके के दिखते हैं दोनों, एक पिल के फॉर्म में, एक वाइट पिल। तो ये बहुत जरूरी होता है कि आप प्लेसिबो जो पिल बना रहे हो वो भी एग्जैक्टली रेप्लिकेट करे आपके सप्लीमेंट को, या फिर जो भी आप ट्रीटमेंट दे रहे हो, है ना। बहुत, क्योंकि प्लेसिबो इज इंपॉर्टेंट, राइट, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो अभी मैंने क्या करा, 2 ग्रुप बनाए। एक ग्रुप को मैंने क्या बोला, प्लेसिबो ग्रुप, एक ग्रुप को क्या बोला, ट्रीटमेंट ग्रुप। सो अभी ट्रीटमेंट ग्रुप कौन सा है, प्लेसिबो ग्रुप कौन सा है, आई डोंट नो। आई मीन आई नो, बट वो जो एलोकेशन करा है वो कंप्यूटर ने करा है, ठीक है। एक ग्रुप को अपने आप चला गया प्लेसिबो, एक ग्रुप को अपने आप चला गया टेस्टोस एक्स, सप्लीमेंट एक्स। ये मुझे पता है कि कौन सा ग्रुप कौन सा, राइट। बस इनिशियल स्टेज में नहीं पता चलता कि आप कौन सा एक्स सप्लीमेंट किसको दे रहे हो, प्लेसिबो जो टैबलेट है वो किसको दे रहे हो, वो अपने आप एलोकेट हो जाता है। अब इधर भी बहुत चीजें कंट्रोल करनी होती है। ऐसा नहीं कि आप आपके बस हुआ ये कि एक एक ग्रुप में बहुत सारे बूढ़े लोग ज्यादा आ गए और एक ग्रुप में बहुत सारे जवान लोग ज्यादा आ गए, राइट। सो आपका सॉफ्टवेयर ना रैंडमली एलोकेट कर देता है अच्छे से, वो सब हो जाता है। तो इट्स अ सॉफ्टवेयर वर्क। नाउ इस स्टडी में आप क्या करोगे भाई, इस स्टडी में आप बहुत सारी चीजें कंट्रोल भी तो करोगे। सपोज एक स्टडी कर रहा हूं मैं, एक स्टडी कर रहा हूं, मैं जानना चाहता हूं कि प्रोबायोटिक्स से आपके गट हेल्थ अच्छा हो जाता है। तो मैं कंट्रोल करूंगा ना एंटीबायोटिक्स का इंटेक। आपको पता है एंटीबायोटिक्स से गट बैक्टीरिया डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्लियर है। सो मैं चाहूंगा कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो कंट्रोल्ड हो इस कंफाउंडर से, राइट। सॉरी, इस वेरिएबल से, राइट। तो ये जो वेरिएबल है वो कंट्रोल होना चाहिए। तो ये जो वेरिएबल कंट्रोल करा मैंने, ये क्यों करा, अगेन मैं इसे दोबारा समझाना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक ग्रुप को प्रोबायोटिक दिया और दूसरे ग्रुप को प्लेसिबो दिया। मैं नहीं चाहूंगा कि दोनों लोग एंटीबायोटिक ले लें, राइट। हो सकता है कि प्रोबायोटिक वाला जो ग्रुप था वो एंटीबायोटिक भी ले ले, और उस एंटीबायोटिक की वजह से मुझे
रिजल्ट में ये आ जाए कि भाई सब्जेक्ट को तो डायरिया हो गया। वो डायरिया एक्चुअली में हुआ किसके वजह से? एंटीबायोटिक की वजह से। बट नाम किसका लगेगा? नाम खराब किसका होगा? प्रोबायोटिक का होगा। राइट? तो मैंने उसको कंट्रोल करना है, उस वेरिएबल को कंट्रोल करना है। कंट्रोल नहीं करा, सो इट विल बिकम अ कंफाउंडर। ठीक है? इसी को हम बोलते हैं। तो आप इधर देख सकते हो कि ये पॉपुलेशन, एलिजिबल पॉपुलेशन। ठीक है? जो ग्रीन वाले हैं वो हेल्दी एडल्ट्स है। मैं चाहता हूँ भाई हेल्दी एडल्ट्स आए मेरे पास। एक दो किडनी पेशेंट भी आ गए थे तो मैंने उनको हटा दिया। ओके। इधर अगेन दो तरीके के लोग हैं। ठीक है? तो आप ऐसा मानो कि सारे ही मेरे घर में, मतलब मेरे लैब में, आ, ये ग्रीन वाले प्लस और ये जो क्रॉस है रेड वाले, ये सब एलिजिबल पॉपुलेशन ही है। ठीक है? उसके बाद क्या करूंगा? मैं अपने सॉफ्टवेयर में डेटा डाल दूंगा, वो उसे एलोकेट कर देगा। एक को कंट्रोल ग्रुप में डाल देगा, एक को ट्रीटमेंट ग्रुप में डाल देगा। कंट्रोल ग्रुप को मैं तो कुछ नहीं दूंगा, तो प्लेसिबो दे दूंगा, है ना? और इसको मैं दे दूंगा सप्लीमेंट एक्स। फिर उसके बाद आई विल मेक श्योर कि ये लोग सप्लीमेंट ले रहे हैं, सॉरी प्लेसिबो या कुछ ले रहे हैं, और ये सप्लीमेंट ले रहे हैं, सप्लीमेंट एक्स। फिर उसके बाद मैं दोनों के आउटकम्स दोबारा चेक करूंगा एंड आई विल जस्ट कंपेयर, है ना, बेसलाइन से। सपोज बेसलाइन क्या था? टेस्टोस्टेरोन था 400 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। इसको मैंने प्लेसिबो दिया और प्लेसिबो से कितना बढ़ गया? 420 हो गया। इसको भी, इसका इसका अराउंड था 430 था इनका। ठीक है? मैंने सप्लीमेंट एक्स दिया, कितना हो गया? 500 हो गया। क्लियर है? तो मुझे एग्जैक्टली exactly मैंने कंपेयर करा तो भाई इधर 70 नैनोग्राम पर डेसीलीटर का फर्क था। तो इट कैन बी ड्यू टू सप्लीमेंट एक्स। बट इधर मैं एक बात बताना चाहूंगा, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल अगर कहीं हो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल की थोड़ी तारीफ करना चाहूंगा, बट उससे हमें ज्यादा ही समझना है। जैसा आपको पता चला कि अब तक हमने पढ़ा कि वे प्रोटीन के ऊपर हमारे पास केस रिपोर्ट भी है, एनिमल स्टडीज भी है, राइट? कि वो इट कैन हार्म यू, बट दे वर हाइपोथेसिस जनरेटिंग। उसके बाद मैंने फर्दर एक क्वालिटी कंट्रोल ट्रायल की, तो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल की, तो मुझे पता चला, जो कि 1 साल लंबी थी, है ना? 1 साल लंबी थी, उन्हें हाई प्रोटीन डाइट भी दिया गया, उन्हें वे प्रोटीन भी दिया गया। तो क्या देखा कि नो हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन मेजर्स ऑफ ब्लड लिपिड्स एज वेल एज लिवर एंड किडनी फंक्शन। राइट? सो आपने हाइपोथेसिस तब तक आप जनरेट कर रहे थे, आप फर्दर हाइपोथेसिस को टेस्ट भी कर रहे थे, है ना? फिर उसके पास आप फर्दर ऊपर गए, आपने सोचा थोड़ी और अच्छी स्टडी करूं मैं। अच्छी स्टडी में पता चला ऐसा कुछ था ही नहीं। सो योर हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। आई होप इट क्लियर्स यू एंड योर थॉट प्रोसेस एज वेल, है ना? या आपकी जो भी दिमाग की गंदगी है उसको निकाल रहा है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल अच्छा ही हो, उसकी भी स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन होती है। जैसा कि अभी मैंने एक रिसेंटली जब डिबेट करा था तो उसमें वो बोल रहे थे कि सोए इज नॉट गुड फॉर मसल ग्रोथ, सोए प्रोटीन इज नॉट गुड फॉर मसल ग्रोथ बिकॉज स्टडी में बोला। बट स्टडी में काफी लिमिटेशन थी उधर। जो वर्कआउट है, राइट, उसकी कंट्रोलिंग नहीं थी। फिर उधर अनट्रेन्ड सब्जेक्ट्स यूज करे गए थे। तो ये कुछ थे। अब अनट्रेन्ड सब्जेक्ट का आपको मैं बताना चाहूंगा। अनट्रेन्ड सब्जेक्ट में होता ये है कि अगर आप उनको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी करवाओगे ना, तो न्यूबी गेंस आते हैं उनको, एंड दे वर रोबस्ट, बहुत ज्यादा होता है वो। सो दैट्स द रीजन कि अगर आप एक अनट्रेन्ड सब्जेक्ट को सोच रहे हो कि आप उसका मसल मास चेक करना चाहते हो, ठीक है, और आप सोच रहे हो कि मैं वे प्रोटीन दूं से, और मैं वे प्रोटीन दूं, सोए भी दूं, मतलब सपोज दो ग्रुप है, एक ग्रुप को मैंने वे प्रोटीन दिया, एक ग्रुप को मैंने वे प्रोटीन दिया, एक ग्रुप को मैंने सोए दिया, और दोनों अनट्रेन्ड सब्जेक्ट है। सो देर आर हाई चांसेस कि ऑलमोस्ट इक्वल ग्रोथ हो, और या फिर सोए प्रोटीन पे ज्यादा मसल ग्रोथ आ जाए और वे प्रोटीन पे भी क्या पता ज्यादा ग्रोथ आ जाए, एक में कम एक में ज्यादा हो जाए,
है ना, बेस्ड अपॉन कितने किसने कितना एक्सरसाइज करा है। सो दैट्स द रीजन कि इन स्टडीज में हम रिलाई नहीं कर सकते जिसमें कि अनट्रेन्ड सब्जेक्ट्स यूज करे गए हैं फॉर द हाइपरट्रोफी पर्पस। मतलब आप कोई ऐसा डाइट दे रहे हो, राइट, ऐसा डाइट दे रहे हो जिसमें आपको पता लगाना है विच डाइट इज एक्चुअली सुपीरियर, और उसमें आपने अनट्रेन्ड सब्जेक्ट डाल दिया। सो देयर कैन बी एरर्स, राइट। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। आप इधर पढ़ भी सकते हैं, न्यूट्रिशन interventions lack of effect in untrained subjects is still subject to further research in trained subjects, right? So हो सकता है कि आप ऐसा ट्रायल देख लो जिधर अनट्रेन्ड सब्जेक्ट पे करा हो, एंड उसके बाद ट्रेन्ड सब्जेक्ट में कराओ, बिकॉज आपको पता है कि ट्रेन्ड सब्जेक्ट्स में जो गेन्स होते हैं वो बहुत ही लेस होते हैं, राइट। सो यू कांट एग्जैक्टली से कि अच्छा भाई इसमें कोई फर्दर, मेरे दिमाग से वो पॉइंट निकल है, बट या आई वांट टू से कि अनट्रेन्ड सब्जेक्ट्स में न्यूबी गेन्स नहीं होते, राइट, या इवन इतने भी गेन्स नहीं होते कि वो आपके जो एक्चुअल ट्रू इफेक्ट्स है जो आप पता करना चाहते हो उस न्यूट्रिशन जो भी आपका प्लान दिया है आपने उस स्टडी में उसका, राइट। तो फॉर एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ एक एक ग्रुप को वे, एक ग्रुप को सोए, एंड जो सब्जेक्ट्स है वो ट्रेंड है, सो मैं एग्जैक्टली पता लगा पाऊंगा कि क्या इफेक्ट है सोए का और वे का, अगर मैं मेजर करना चाहता हूँ मसल मास। सो और भी तरीके की दिक्कत हो सकते हैं, हो सकता है जो स्टडी है वो शॉर्ट टर्म हो, राइट। हो सकता है कि उस स्टडी में एक्चुअली में जो वेरिएबल्स थे उसे कंट्रोल ना करा गया हो, जैसे मैंने आपको प्रोबायोटिक वाले एग्जाम में टेस्ट प्रोबायोटिक वाले एग्जाम्पल में बताया कि हो सकता है कि उन्होंने चीजों की कंट्रोलिंग ना की हो, एंटीबायोटिक्स की कंट्रोलिंग ना की हो। और भी तरीके के लिमिटेशंस होते हैं, स्टडीज होती हैं, तो आपको वो समझना पड़े। देन व्हाट इज मेटा एनालिसिस, सिस्टमैटिक रिव्यू। मैं थोड़ा जल्दी खत्म करूंगा अब। इट्स अ समरी। समरी, अब ये समरी किसी का भी हो सकता है, ठीक है, तो आपको समरी पढ़ना किसका है? फॉर यू, फॉर यू एज अ कोच, यू नीड टू रीड सिस्टमैटिक रिव्यू और अ मेटा एनालिसिस ऑफ रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। बिकॉज अगर आप सिर्फ एक एक स्टडी पढ़ोगे तो हो सकता है आपके उतना टाइम ना हो, या फिर आप चेरी पिकिंग कर रहे हो, राइट। आपके अपने पर्सनल बायस हो और आप कोई एक स्टडी, एक रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल पकड़ के और बस सोशल मीडिया पे गाते रहो फिर। सो दैट्स द रीजन आप मेटा एनालिसिस देखते हो, सिस्टमैटिक रिव्यू देखते हो, राइट। सो फर्दर वो आपको अच्छी तरीके से अम, एक कंक्लूजन देता है, राइट। अब ऐसा नहीं है कि मेटा एनालिसिस में आई विल से लिमिटेशन नहीं होते, लिमिटेशन इसमें भी होते हैं। दैट्स द रीजन कि सिस्टमैटिक रिव्यू भी है आपके पास। एंड जैसे जैसे आपके रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल बढ़ेंगे, है ना, वैसे वैसे आपके फर्दर सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस भी बढ़ेंगे, साफ बात है। सपोज मैंने आज कंडक्ट करा एक मेटा एनालिसिस एंड सिस्टमैटिक रिव्यू बना दिया, एक समरी बना दी जितनी भी पास्ट में स्टडीज हुई थी, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हुई थी। अब मैं क्या करूंगा, एक दो साल मैंने देखा भाई, एक दो साल में अभी अगले आने वाले एक दो साल में और भी स्टडीज हो गई, सो मैं फिर से एक मेटा एनालिसिस बनाऊंगा, सिस्टमैटिक रिव्यू बनाऊंगा जिधर मैं सारे स्टडीज को कंपेयर करूंगा, ठीक है। नॉट एक्चुअली कंपेयर, बट मैं उसमें डालूंगा, उस स्टडी में डालूंगा, समरी बनाऊंगा और आपको पकड़ाऊंगा कि ये लो ऐसा है, ठीक है। सो आप इवन पीयर रिव्यूड गाइडलाइंस भी देखते हो, जैसे अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के गाइडलाइंस आते हैं, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सोसाइटी न्यूट्रिशन के गाइडलाइंस आते हैं। सो वो सिस्टमैटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस को देखते हैं, है ना। और इसमें एक लॉस ये होता है कि ये जो गाइडलाइंस बनाते हैं बहुत ही सालों साल बाद बाद देते हैं, मतलब 5 साल में एक बार, 10 साल में एक बार देंगे। हो सकता है उनकी गाइडलाइन आउटडेटेड हो जाए, तो ये भी दिक्कतें आती है। बट अगेन अच्छा भी होता है वो, गाइडलाइन बहुत अच्छे होते हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के आई थिंक 2018 या आई एम नॉट श्योर कब आया था, अभी जैसे यूएसडीए है,
यूएसडीए के गाइडलाइंस आए थे, तो वो अभी 2025 के बाद एक और निकालेंगे अपने गाइडलाइंस, हर 5 साल में निकालते हैं वो। सो आप वो देखिए, वो वो भी अच्छे होते हैं। मैं आपको क्या बोलना चाह रहा था, अब इसका कंक्लूजन करते हैं। कभी भी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल पे वापस आते हैं, कभी भी एक रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल पे कभी भी भरोसा मत करना, ठीक है? जस्ट वेट, जस्ट बी अ लेट अडेप्टर इफ अ न्यू स्टडी कम्स, राइट? अगर कोई एक रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल आ गई, फॉर एग्जांपल इस सप्लीमेंट से ये हो गया, जैसे कि सीएलए के आई थिंक केस में हुआ था, नॉट एग्जैक्टली, चलो सीएलए हटाते हैं, चलो सीएलए भी ले लेते हैं। सीएलए में क्या होता है, कुछ एनिमल स्टडीज थी एंड इवन ह्यूमन स्टडीज भी थी जो ये बोलती थी हाँ भाई ये वेट लॉस में काम करता है। बट जब हमारे पास सिस्टमैटिक मेटा एनालिसिस आया, सिस्टमैटिक रिव्यू आया, तब हमें पता चला कि भाई वेट लॉस तो है, 1 केजी का है, बट सो 1 केजी आफ्टर अ मंथ इज मीनिंगलेस टू मी, राइट? अगर आपको लगता है आप ले लो, 1 केजी का वेट लॉस आपको करना है, ले लो, इट्स फाइन। बट फॉर मी इट्स, मोस्ट ऑफ द पीपल इट्स मीनिंगलेस, राइट? सो दैट्स द रीजन आपको वेट करना चाहिए। किसी भी एक स्टडी पर, एक रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल पे कभी भी बिलीव नहीं करना है। फर्दर स्टडीज आने दो, हो सकता है वो एक रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल भी, फॉर एग्जांपल मैं शिलाजीत के ऊपर पढ़ रहा था, सो शिलाजीत के ऊपर अभी हमारे पास 2 स्टडीज है, राइट? सो वो 2 स्टडीज एक्चुअली में एक ही बंदे ने करा है, विच इज एस पंडित। एंड एस पंडित क्या करता है, शिलाजीत बेचते हैं वो। सो हो सकता है उनका एक पर्सनल बायस हो उधर, जो भी है वो प्रूव करना चाहते हो कि भाई शिलाजीत तो काम करता है। सो शिलाजीत एक्चुअली में टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है, उस पर 2 ही स्टडी है अपने पास। सो यू कांट रिलाई ऑन दैट, राइट? इट्स अ रेड फ्लैग अगर 1 2 स्टडी है, वो भी एक ही लैब के ऊपर, एक ही लैब ने करा है वो। तो आपके पास फर्दर स्टडीज होनी चाहिए वाया डिफरेंट ग्रुप्स फ्रॉम डिफरेंट लैब्स, राइट? दैट्स इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक थिंग्स आर क्लियर। इवन सोए पर भी मैं बात करना चाहूंगा। सोए पे हमारे पास बहुत ही प्रीलिमिनरी डेटा है। आप गोडिन स्टडी उठा लो, जो अभी मैंने रिसेंटली ब्रेक डाउन करा था, दैट वाज नॉट अ रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। वो स्टडी बोलता है कि टेस्टोस्टेरोन रिड्यूस हो जाएगा, बट वो स्टडी खुद बोलती है कि आई एम अ प्रीलिमिनरी डेटा, आई एम मोर लाइक अ हाइपोथेसिस जनरेटिंग, वो स्टडी बोलता है। उसके बाद फर्दर ट्रायल्स हुई तो पता चला कि अच्छा सोए से टेस्टोस्टेरोन रिड्यूस नहीं होता। ठीक है, एक स्टडी और है आई थिंक क्रीमर की। इट्स अ शॉर्ट टर्म ट्रायल, अगेन उसमें कोई मीनिंगफुल इफेक्ट भी नहीं है। तो हमारे पास बार बार स्टडी है। इवन अभी रिसेंटली एलन आर्गन ने 2023 में एक सिस्टमैटिक रिव्यू निकाला था, जो ये बोलता है कि सोए से टेस्टोस्टेरोन रिड्यूस नहीं होता। बट आपको आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर बार बार प्रीलिमिनरी डेटा दिखाएंगे कि भाई ये लो, ये रही स्टडी, दिस इज क्रेडिबल, बट आपको एक्चुअली में पता ही नहीं होता कि भाई स्टडी की इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब क्या है। तो हियर वी आर, आई एम एंडिंग दिस लेक्चर। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू, और अब आपको चीजें समझ में आ गई है ना? अब थोड़ा मजा आया होगा। तो मिलते हैं अब। बोनस मैं एक देना चाहूंगा। मेरे अभी, मैंने दिन में सोचा था आपके लिए एक बोनस लेक्चर बनाऊंगा मैं, बट अब नहीं, कुछ टाइम बाद ही रिलीज होगा वो। तो इन तीनों लेक्चर को देखिए, कोई भी डाउट हो मुझसे पूछिए, और बहुत जल्द आपके लिए एक बहुत ही अच्छा कोर्स आएगा। एविडेंस बेस्ड कोच बनोगे आप। इट्स अ सर्टिफिकेशन कोच डेफिनेटली। सो बाकी चीजें मैं आपको बताऊंगा क्या है क्या नहीं। टिल देन एंजॉय इट। बार बार लेक्चर को देखो, बार बार अपने क्रिटिकल थिंकिंग को बूस्ट करो। सो गुड नाइट, जो भी है, अभी रात हो रही है, तो चलो।